रमेश सिंह, चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसको हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये वीडियो जो रहेगा, जो हमारा मेन एम्फेसिस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि हमने इस पूरे चैप्टर को प्रीलिम स्पेसिफिक रीड करना है। मेन स्पेसिफिक किस तरीके से इसको अप्रोच करना है उस पर हम बहुत जल्द सेपरेट वीडियो सीरीज़ ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा कि प्रीलिम में हमसे इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है। देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है प्रोसेस इन विच अ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट एंड एक्सपेंडिंग रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं जो आपकी लिबरलाइजेशन की जो डेफिनेशन होती है वैसी प्रतीत हो रही है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमिक सिस्टम में वो कम हो और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बढ़े, उसको आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हो। चलिए, तो प्लानिंग मॉडल किस तरीके के हो सकते हैं। देखिए किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक आपको प्लानिंग मॉडल तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। कंट्री को चलाने के लिए एक इकोनॉमिक फ़िलॉसफी तो आपको चाहिए। तो वो इकोनॉमिक फ़िलॉसफी किस तरीके की हो सकती है। तो देखिए दो ही इकोनॉमिक फ़िलॉसफी हो सकती है, या फिर कह सकते हो कि तीन हो सकती है। या तो वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम होगा, या तो वो सोशलिस्ट सिस्टम होगा, या फिर इन दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, तो इसको आप प्लानिंग मॉडल कह सकते हो। अब इस बुक में एक टॉपिक की बात की गई है, वहाँ पे लिखा था वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन कंसेंसस जो है ये बेसिकली क्या है। देखिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली है क्या। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दे दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखें कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है ये बेसिकली है क्या। तो ये सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो 10 ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये कंसेंसस, जिसको कि आई थिंक हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस इसको कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक में वो हम उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये जो कंसेंसस था ये इसका एम क्या था। तो इसका एम ये था कि हमने रिकवरी करनी है। किसकी रिकवरी करनी है, जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये वॉशिंगटन कंसेंसस बना था। तो ये आखिरकार ये कंसेप्ट है किसका। तो ये कंसेप्ट है IMF का, ये कंसेप्ट है वर्ल्ड बैंक का, ये कंसेप्ट है US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन कंसेंसस जो है ये बेसिकली डील करता है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ। दैट मीन्स कि इनका ये कहना है कि सोशलिज्म जो है उसको हमने अडॉप्ट नहीं करना है, हमने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना है, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन जो है वो है कैपिटलिज्म। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने याद रखना है। ये टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम का भी इस्तेमाल किया गया था 1989 में। तो ये है क्या बेसिकली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस तरीके के पॉलिसीज़ की बात करी गई है। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात करी जाती है इस कंसेंसस के तहत। इकोनॉमिक ओपनिंग की बात करी जाती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन की बात करी जाती है, मार्केट फोर्सेस जो है उसको एक्सपेंड किया जा सके, इस पे एम्फोसिस किया जाता है। तो डिटेल में वैसे इसके फीचर्स को हमने डिस्कस कर ही लिया है चैप्टर नंबर 1 में, तो यहाँ पे हम ज़्यादा इसको कवर नहीं करेंगे। और इस चैप्टर में आपसे प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यहाँ पे जो टर्म लिखा गया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जितनी भी कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस है उसको फेस कर रहे हैं, उसको निकलने में इस प्रोग्राम के तहत मदद की जाती है IMF के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, दो ही तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। नंबर 1 इज़ कैपिटलिज्म एंड नंबर 2 इज़ ऑफकोर्स सोशलिज्म। तो इन दोनों का ही अगर कहीं आपको मिक्सचर देखने को मिले किसी इकोनॉमिक सिस्टम में तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। जैसे कि इंडिया का हो गया, जैसे कि पाकिस्तान का हो गया।
अब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्योंकि चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो सिचुएशन थी वो इंडिया में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, उस पर चलिए हम नज़र डालते हैं। तो आप देखते हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो शुरुआत है हमारे कंट्री में होती है 1991 में। अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो किया गया था 1991 में, जिसको कि एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, एक सेपरेट चैप्टर डिवोट है, आई थिंक +1 की जो बुक है, तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ भी यहाँ पे बातें डिस्कस करी गई थी उस पर भी हम नज़र डालेंगे ही। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों किए गए थे 1991 में, बहुत सारे रीजंस थे। उसमें से एक प्रमुख जो रीज़न था वो ये था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे थे, गल्फ वॉर चल रहा था, फॉरेन डेट हमारा बहुत बढ़ चुका था, तो बहुत से रीजंस थे, उसको हम +1 की बुक में डिस्कस करेंगे, जिसको देखते हुए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता पड़ी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेके आते, अब उससे पहले क्या था कि क्या हम उस कंडीशन में हैं, क्या उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास पैसा है। तो पैसे की रिक्वायरमेंट जो थी वो बहुत हमें ज़्यादा थी। अगर उस हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमने क्या किया, हमने आईएमएफ का अप्रोच किया, यहाँ पे आईएमएफ का मदद लेने के लिए। तो आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी इंडिया के लिए, कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी लोन देने के लिए कि हम लोन देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है, आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि इंडिया की कंडीशन जो थी वो बहुत वर्स्ट हो चुकी थी। आई थिंक कि हमारे पास 2 हफ्ते से ज़्यादा का मॉनेटरी रिजर्व हमारे पास नहीं था कि हम ऑयल इंपोर्ट कर सके। तो इतनी सिचुएशन हमारी वर्स्ट हो चुकी थी। और इस सिचुएशन में जब हम मदद के लिए आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस रखी थी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कंडीशंस कौन कौन सी थी। तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाय द आईएमएफ फॉर द इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लोन। तो नंबर 1 क्या है, आईएमएफ ने कहा था कि डिवैल्यूएशन कीजिए अपने पैसे का, और डिवैल्यूएशन हमने किया, और इसके परिणाम स्वरूप अब देखते हो कि इंडिया का जो वैल्यू था इंडियन करेंसी का, जो कि $1 इज इक्वल टू $21 था, वो कितना हो गया, $27 हो गया था। तो पहली कंडीशन क्या रखी गई थी आईएमएफ के द्वारा, डीवैल्यूएशन कीजिए इंडियन करेंसी का। दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये रखा गया था कि आपको जो टैरिफ जो है, आपने इंपोर्ट पे बहुत टैरिफ लगाया हुआ है, उसको कम करो। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो टैरिफ था लगभग 130% था। तो इन्होंने कहा कि सर पहले तो आप 30% लेके आइए 130 से 2001 तक फाइनेंशियल ईयर, और बाद में इसको कम करते करते 15% तक कम से कम इसको लेके जाओ। तो ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन ये रखी गई कि एक्साइज ड्यूटी जो है उसको बढ़ाइए। तो एक्साइज ड्यूटी ऑफ कोर्स अगर आप बढ़ाते हो तो इसका नुकसान ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उस पर पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी भी था। अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अगर आप बनाना चाहते हो, सभी को अगर फेयर जो एक्सेस जो है हर किसी कंट्री का मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी भी था। तो यहाँ पे कंडीशन ये भी रखी गई थी कि एक्साइज ड्यूटी जो है इसको इंक्रीज़ कीजिए। तो ये तीसरा कंडीशन रखा गया था। इसके बाद 4th कंडीशन जो रखी गई थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना पड़ेगा बाय 10% एनुअली। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस थे, आपने रट लेना है, आपने इसने याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स मेजर्स जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रिफॉर्म्स मेजर्स लाए गए उसको आप 2 टाइप्स या फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो। नंबर 1 इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर एंड नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स की बात करते हैं तो ये ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसका पर्पस जो था, इसका पर्पस ये था कि किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसको हम इम्प्रूव कर सके। सेकेंड टाइप जो है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म का, इसमें बात की जाती है कि सप्लाई जो है उसको इंक्रीज कर सके। एंड ऑफ कोर्स जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम प्रोड्यूसर साइड की बात कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर का बेनिफिट तभी होगा अगर हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ मूव कर सके। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ गए होंगे कि रिफॉर्म मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 2 तरीके के ही रिफॉर्म्स मेजर जो है लेके आए गए। एक तरफ था हमने कंज्यूमर की बात करी, दूसरी तरफ हमने प्रोड्यूसर्स की बात करी। अब हम बात करते हैं ये एलपीजी क्या था। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, क्योंकि 1991 में जो हम रिफॉर्म मेजर्स लेके आए थे तो उसको हम कलेक्टिवली या फिर हम साइमल्टेनियसली क्या कह देते हैं, हम उसको एलपीजी रिफॉर्म भी कह सकते हैं।
ठीक है, और इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया भी जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये एलपीजी है क्या। तो एलपीजी का जो एल है दैट स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, ट्रेड पे वो कम हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में उसको कम किया जा सके। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर कम हो जाएगा इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, तो कहीं ना कहीं ये लेजिस फेयर की ओर इशारा करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेज जो है वही डिटरमाइन कर लेगी कि क्या डिप्लाई होगा, क्या डिमांड होगा, क्या सप्लाई होगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। और इसके कंटेक्स्ट में हमने काफ़ी स्टेप्स जो थे 1991 में हमने लिए। सेकेंड है आपका प्राइवेटाइजेशन। तो ये नाम से ही प्रीटी मच क्लियर है कि प्राइवेटाइजेशन का जब बात किया जाता है तो इसका मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है कहीं ना कहीं उसको अब हमने लेस इंपॉर्टेंस जो है देना है और प्राइवेट सेक्टर को जो है हमने प्रमोट करना है। दैट इज़ नोन एज प्राइवेटाइजेशन। अब कुछ यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल करी गई थी इस चैप्टर में जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ डी नेशनलाइजेशन। तो डी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 100% जो शेयर है अगर वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो तो उसको कहते हैं डी नेशनलाइजेशन। ठीक है जी। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने 100% शेयर नहीं दिया है, 100% से कम शेयर अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया है तो उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइवेट एंटिटी कौन है और गवर्नमेंट एंटिटी कौन है, तो ये डिपेंड करता है कि शेयर होल्डिंग कितनी है। तो जिसकी भी 51% शेयर होल्डिंग होगी किसी भी एंटिटी में तो वो उसका ऑनर होगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई एंटिटी है, मान लीजिए अगर उसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है मान लीजिए उसमें 49% है, प्राइवेट एंटिटी का शेयर जो है 51% है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप इन टर्म्स को समझ सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन नाम से ही स्पष्ट है कि जब कभी भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है अगर वो इंटीग्रेट हो जाती है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में तो उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने किस किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमने फॉलो किया। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है हम 1991 की बात करते हैं। 1991 से लेकर 2000 के बीच में जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए उसको फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जाता है। तो इस टाइम पीरियड में हमने कौन कौन से ऐसे बड़े स्टेप लिए, चलिए उस पर वन बाय वन नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो बात किया गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है किसी तरीके से इनको प्रमोट किया जाए, पहले जनरेशन की जो रिफॉर्म्स थी उसमें। सेकेंडली बात की गई कि जो आपके पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स जो है उसकी भी बहुत आवश्यकता है। अब इसमें किस तरीके के रिफॉर्म्स हमने किए? हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया। अब डिसइन्वेस्टमेंट की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत वीक हो चुकी थी पब्लिक सेक्टर की। थर्ड टाइप की अगर रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म जो है वहाँ पे काम किया। वहाँ पे हमने किस तरीके से काम किया? सबसे पहले तो हमने अबॉलिश किया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो हमने इम्पोज करे गए थे इंपोर्ट पे, उसको हमने सबसे पहले फिनिश किया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर जो रिफॉर्म है वहाँ पे भी हमने काम किया। देन उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है हमने कहीं ना कहीं उधर रुक किया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है कि ये मार्केट फोर्सेज जो है वो डिटरमाइन करेगी कि आपके करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव थे, रिफॉर्म्स मेजर्स जो थे हमने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में हमने लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करी। हाँ, फुल अब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? स्वाभाविक सी बात है कि करंट अकाउंट जो वो कन्वर्टिबल है वो भी फुल्ली। तो बाकी फिर भी इन डेप्थ जो स्टडी है हम इसको डिस्कस करेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम क्योंकि हम फीचर्स की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म था, वहाँ पे किस किस तरीके के हमने स्टेप लिए, तो उसमें से एक ये भी स्टेप था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने कैपिटल सेक्टर में रिफॉर्म किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रमोट किया, हमने इसको परमिशन दी। तो एक नया जो आपने इंस्टीट्यूशन लेके आए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है उसका एक हिस्सा बन जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर हमने रिफॉर्म लेके आए। टैक्स रिफॉर्म जो है वो भी आपको देखने को मिलता है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के तहत। अब बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जो था वो क्या था। तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की जब बात की जाती है तो ये इसका जो टाइम पीरियड था 2001 फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें जो रिफॉर्म्स लिए गए उसको सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे रिफॉर्म किस किस फील्ड में लिया गया? सबसे पहले तो हमने रिफॉर्म किया फैक्टर मार्केट रिफॉर्म में। तो सबसे पहले फैक्टर मार्केट क्या है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जा सकता है कि फैक्टर मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने
एनसीईआरटी की 9th की बुक है इकोनॉमिक्स की, वहाँ पे देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सेल एंड परचेज से जहाँ पे बात की जाएगी जिस मार्केट में, उसको क्या कहेंगे, उसको फैक्टर मार्केट कहेंगे। तो वहाँ पे किस किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए, वहाँ पे हमने जो रिफॉर्म्स लेके आए उसको क्या कहते हैं, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म। तो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्टर मार्केट में भी रिफॉर्म किए गए। ठीक है, अब ये अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर हो जाएगा कि किस तरीके के रिफॉर्म्स लिए गए, वो इस बुक में लिखा भी नहीं था। और हमें अगर इन डेप्थ स्टडी इसकी करनी चाहिए तो आप इसको गूगल कर सकते हो, किस किस तरीके के चेंजेस लेके आए उसके आप सेपरेट जो है नोट्स बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि और कौन से रिफॉर्म्स लेके आए गए सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के थे। तो आप देखते हो कि ना सिर्फ फैक्टर मार्केट जो है वहाँ पे रिफॉर्म लेके आया गया, प्रोडक्ट मार्केट में भी रिफॉर्म लेके आया गया। तो ये प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है, देखिए जब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मार्केट नाम से स्पष्ट है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलेंगी उसको प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बहुत जो चेंजेस है वो लेके आए, और इसमें से एक सबसे बड़े एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसका जो दायरा बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ा दिया गया, सबसे पहले तो पेट्रोलियम जो है उसमें एंट्री जो है इनकी यहाँ पे पक्की कर दी गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले क्या था, पहले पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे शुगर हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, ड्रग हो, इन सभी को कौन रेगुलेट करता था, गवर्नमेंट करता था। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट में जब रिफॉर्म किया गया तो इन सभी एरिया में अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी। तो अब यहाँ पे जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट के द्वारा वो यहाँ पे बंद हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो रेगुलेशन का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हो गया इस रिफॉर्म के चलते। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए गए, रिफॉर्म्स इन दी गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये अल्टीमेटली अगर इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइनली स्टडी करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है हमने उनको प्रमोट किया, हमने लिबरल स्टेप्स लिए, और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं हमने उसको कम किया, और गवर्नमेंट को एक कंट्रोलर से हमने किस पोजीशन पे बैठा दिया, हमने उनको फैसिलिटेटर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके के रिफॉर्म जो है आपको सेकंड जनरेशन रिफॉर्म देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे लीगल रिफॉर्म्स किए गए। लीगल रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है तो स्वाभाविक सी बात है जो आपके लॉज है उसमें चेंज किए गए। तो लॉज कौन से हमारे पास, आईपीसी सीआरपीसी में चेंजेस लेके आए गए, लेबर्स लॉ में चेंजेस लेके आए गए, और कंपनी लॉज में यहाँ पे चेंजेस लेके आए गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ क्रिटिकल एरियाज थे, तो क्रिटिकल एरियाज में भी सेकंड जनरेशन के तहत यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एरियाज आपके है क्या, क्रिटिकल एरियाज वो एरियाज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, रोड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया एंड हेल्थ हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस किया गया कि जो स्टेट का जो रोल है इन सभी एरिया में उसको कहीं ना कहीं सपोर्टिव किया गया। तो इसको कंट्रोलर से आप देख रहे हो कि सपोर्टिव किया गया। फिर हमने एक नया कंसेप्ट लेके आए फिजिकल कंसोलिडेशन का, और फिजिकल कंसोलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लॉ कौन सा लेके आए, एफआरबीएम लेके आए। ग्रेटर टैक्स डिवोल्यूशन की बात करी, दैट मीन्स कि जो स्टेट्स है उसका जो शेयर है टैक्स में उसको बढ़ाने की बात करी गई। एंड देन उसके पास ऑफकोर्स जो सोशल सेक्टर है उसमें इंप्रूवमेंट करने की बात करी गई। तो इसको हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन जो रिफॉर्म था वो क्या कहता है। तो थर्ड जनरेशन रिफॉर्म की जब बात आती है तो इसका टाइम पीरियड क्या है, आपका 10th प्लान जो कि 2002 से 2007 के लिए था। अब इसमें क्या बात की गई, तो इन्हें नटशेल अगर हम बात करें तो जो थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन जो रिफॉर्म है वो किसके साथ डील करता है या फिर किस पे एम्फोसिस करता है। तो ये बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ की। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो हम अचीव तो करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि हर जो आपका एरिया है, हर फील्ड जो है, हर सेक्टर जो है, सभी का यहाँ पे ग्रोथ हो। सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है उसके डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो किसके साथ होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम जो है उसके साथ होना चाहिए। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ना सिर्फ उसको हमने डेवलप करना है, इसको डेवलप करते करते हमने इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसको अचीव करना है। एक और रिफॉर्म की बात की जाती है फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म, जिसको कि ऑफिशियली कभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म करके कोई ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल जो है वो कहते हैं कि फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म है बेसिकली। और ये रिफॉर्म जो है बेसिकली बात करता है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो अचीव करना है, एंड दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन दी आईटी।
ठीक है जी, तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर के लास्ट में आ चुके हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।